द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इस अन्य कार्यों के अंतर्गत उसकी सैन्य व्यवस्था, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कैसे हुई, उसके उत्तराधिकारी, इन पर हम चर्चा करेंगे। सैन्य व्यवस्था की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत के पूर्व सुल्तानों अलाउद्दीन, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक के सापेक्ष सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगठित सैन्य संगठन दुर्बल, भ्रष्ट और पतनोन्मुख माना जाता है। इसका कारण था अमीर वर्ग की तरह सैनिक पद को भी वंशानुगत बनाना। नगद वेतन के बजाय सैनिकों को जागीर देने का प्रचलन शुरू किया। वंशानुगत सैनिक सिद्धांत के अनुसार वृद्ध सिपाहियों को शांति से जीने व लड़ाई के लिए अपने बदले में अपने पुत्र, दामाद न होने पर गुलाम को भेजने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार वेतन के बदले में सैनिकों को जागीर मिलती थी। उससे प्राप्त करने वाला कोई सैनिक की यदि मृत्यु को प्राप्त होता तो वह जागीर उसके पुत्र को, उस न होने पर उसके दामाद को, दामाद न होने पर उसको गुलाम को प्रदान की जाती थी। इस कुप्रथा के द्वारा योग्यता, शारीरिक दक्षता का मापदंड मात्र अतीत की कहानी बनकर रह गया। लगान से वेतन प्राप्त करने का अर्थ था कि सिपाही की या तो लड़ाई के मैदान में से हटकर गांव में जाकर अपने वेतन की वसूली करे अथवा ऐसी वसूली का अधिकार बिचौलियों को बेचकर मात्र आधा या 1/3 वेतन प्राप्त करे। इस कुव्यवस्था से सैनिकों को भी कोई अधिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसका दीर्घकालीन प्रभाव यह पड़ा कि वंशानुगत सैनिक न रहकर मात्र एक पेंशन भोगी कर्मचारी बनकर रह गया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों के दाग पुलिया रखने की श्रेष्ठ प्रथा को त्याग दिया था। दीवाने आरिज के द्वारा सैनिका के वार्षिक निरीक्षण के परंपरागत नियम में व्यापक ढील देने की कुनीति अपनाई गई। परिणामतः भ्रष्टाचार में बेतहाशा वृद्धि हुई, जिससे सैनिक कुशलता की रीढ़ टूट गई। कभी कभी दीवाने आरिज के द्वारा सुल्तान को यह सूचना देने पर कि निरीक्षण के समय घोड़े की संख्या में नहीं आ पाए तो सुल्तान सैनिकों के हित में महीनों का समय और बढ़ा देता था। जब वह समय भी आता था तो रिश्वत देकर या घटिया घोड़ों को भी पास करवाना आम बात हो गई। अफीफ ने तो यहाँ तक लिखता है कि स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने भी एक बार एक सैनिक को सोने का टंका दिया ताकि संबंध अधिकारी को घूस देकर निरीक्षण के समय घोड़े को पास करवा ले। इस दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि फिरोज शाह तुगलक के अंतिम समय के आते आते तुगलक सेना पूर्णतः अयोग्य, अव्यवस्थित व पंगु हो गई। अंततः तुगलक वंश के पतन में सैन्य योग्यता की इस दोषपूर्ण प्रक्रिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहाँ सेना में कठोर अनुशासन प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, वहीं वंशानुगत व्यवस्था ने इस सैन्य व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया, जिसने न केवल तुगलक वंश को कमज़ोर किया अपितु दिल्ली सल्तनत को भी कमज़ोर कर दिया। अब हम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मुद्रा व्यवस्था में क्या सुधार किए गए, इस पर चर्चा करेंगे। पूर्व सुल्तान एमबीटी के द्वारा जारी किए गए सांकेतिक मुद्रा के प्रयोग उसके दुष्परिणाम को देखते हुए फिरोज शाह तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था में ठोस सुधार करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम धोखाधड़ी को रोकने के लिए राजकीय टकसाल पे एकाधिकार लागू किया गया। मानक मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध सुल्तान ने कठोर कार्रवाई के आदेश दिए। सुल्तान ने सोने चांदी के शुद्ध टंकों के अलावा चहल हस्तगानी, शशगनी,
क्रमशः 48 व 6 जीतल के बराबर मूल्य नामक चांदी के अन्य मिश्र धातु मिश्रित सिक्के जारी किए गए। अफीफ के अनुसार तुगलक ने अद्दा और बिक्खा जैसे तांबे के छोटे सिक्के अथवा जीतल भी जारी किए, मुख्यतः प्रतिदिन की फुटकर लेन देन के काम में आते थे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु एवं उसके उत्तराधिकारी। फिरोज शाह तुगलक के अंतिम दिन उथल पुथल व परेशानियों से युक्त व्यतीत हुए। बढ़ती उम्र व गिरते स्वास्थ्य से असक्षम ही सुल्तान ने शासन का अधिकांश भार वंशानुगत वजीर खाने जहां द्वितीय जोनाखा को सौंप दिया। वस्तुतः फिरोज शाह ने कुल 3 पुत्र थे, जिनमें से 2 पुत्र पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके। तीसरा पुत्र शहजादा मोहम्मद दरिया खां, जिसे सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि से विभूषित किया गया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वजीर खाने जहां मोहम्मद शाह को समाप्त कर स्वयं राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था, परंतु वास्तविकता जानने पर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने राजकुमार मोहम्मद शाह को खाने जहां से निपटने का आदेश दिया। इस क्रम में मेवात के सरदार कोका चौहान के यहाँ शरण लेने हेतु भागने के बावजूद षड्यंत्रकारी वजीर खाने जहां को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। 1387 में जबकि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जीवित था, ने शासन के समस्त अधिकार मोहम्मद शाह को सौंप दिए, परंतु मोहम्मद योग्य उत्तराधिकारी साबित नहीं हुआ। उसकी रुचि शासन कार्य के बजाय भोग विलास में अधिक थी। फलतः सल्तनत में अराजकता विघटन का वातावरण उत्पन्न होने लगा। उसने अपने विरोधी हजारों गुलामों षड्यंत्रकारियों को मरवाना शुरू कर दिया। इस व्यवहार से असंतुष्ट होकर अनेक शाही अमीरों के एक दल ने विद्रोह कर दिया, जिसमें 2 दिन तक राजधानी में विद्रोह युद्ध का तांडव और तीसरे दिन फिरोज शाह तुगलक को अपने पक्ष में कर विद्रोही अमीरों ने राजकुमार मोहम्मद के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। मोहम्मद शाह जीवन रक्षा हेतु राजधानी छोड़कर सिरमौर की पहाड़ियों की ओर भाग गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े पुत्र स्वर्गीय फतुह खां के पुत्र तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कुछ समय बाद 21 सितंबर 1388 को वृद्ध सुल्तान फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। सुल्तान फिरोज शाह की तुगलक की मृत्यु के बाद सुल्तान बनने वाला नया सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय भी अयोग्य विलासी साबित हुआ। 1388 से 89 में स्वर्गीय फिरोज शाह तुगलक के तीसरे पुत्र जफर खां के पुत्र अबू बकर ने इसका लाभ उठाकर कुछ गुलामों असंतुष्ट अमीरों के सहयोग से गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय को सिंहासन से हटाकर स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। अबू बकर को फिरोज शाह तुगलक के तृतीय पुत्र शाहजादा मोहम्मद का जो अनुकूल परिस्थिति मानकर कुछ षड्यंत्रकारियों के बुलाने पर वापस दिल्ली आ गया था, का सामना करना पड़ा। अंततः मोहम्मद अपने उद्देश्य में सफल हुआ। अबू बकर को गद्दी से हटाकर 90 में वो सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद के नाम से गद्दी पर बैठा। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने सल्तनत के विघटन को बचाने हेतु षड्यंत्रकारी अमीरों गुलामों को समाप्त करने का प्रयास कर कुछ योग्यता का परिचय देने का प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक विलासिता मद्यपान के कारण स्वास्थ्य खराब होने लगा। 1394 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा, लेकिन 6 सप्ताह अर्थात 94 में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद अमीरों ने सुल्तान मोहम्मद शाह के छोटे पुत्र नासिरुद्दीन महमूद शाह को राजगद्दी पर बिठाया, जो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। 1394 से 1412 तक उसका शासनकाल था। उस समय दिल्ली सल्तनत के राज्यों के अधिकांश राज्य स्वतंत्र हो जाने के कारण दिल्ली सल्तनत की शाही राजधानी के आसपास के कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गई। लोग व्यंग्यवश अक्सर कहा करते थे कि दुनिया के सुल्तान की हुकूमत दिल्ली से लेकर पालम तक चलती है। नासिरुद्दीन
मोहम्मद शाह के समय मलिक सरवर नामक अमीर, जिसने सुल्तान उस शर की उपाधि मिली हुई थी, जौनपुर के स्वतंत्र शर्की राजवंश ने विद्रोह कर शर्की राजवंश की स्थापना की। इसी तरह मालवा के सूबेदार दिलावर खान ने विद्रोह कर मालवा में, जफर खान ने गुजरात में, पंजाब के सूबेदार खिजर खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कुछ समय बाद पूर्व सुल्तान FST के एक अन्य पुत्र नुसरत खां फतेह खां के पुत्र ने फिरोजाबाद, दिल्ली को केंद्र बनाकर स्वयं दिल्ली के समांतर शासक बन बैठा। सल्तनत का यह एक विशेष उदाहरण है जब दो शासकों ने एक साथ शासन किया। यद्यपि अंततः नुसरत खां पराजित हुआ। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तुर्क तैमूर लंग ने दिसंबर 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर करीब 15 दिनों तक लूट, अपहरण, हिंसा का तांडव किया। अक्टूबर 1442 में महमूद की मृत्यु पर तुगलक वंश समाप्त हो गया। शाही अमीर ने कुछ समय के लिए दौलत खान लोधी नामक विश्वसनीय अमीर को सुल्तान बनाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः मई 1414 में मुल्तान के पंजाब सूबेदार खिजर खान ने उसे बंदी बनाकर स्वयं गद्दी हत्या कर एक नए राजवंश, सैयद राजवंश की नींव डाली। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम तुगलक वंश के अंतर्गत देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। वहीं नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में 1412 में तुगलक वंश का अंत हो जाता है और 1414 में एक नए वंश, सैयद वंश की स्थापना होती है। अब हम आगे की वीडियो में लोधी वंश पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।